हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेरी मंजिल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग चौथा चैप्टर देख चुके हैं, वायु। ठीक है, हम लोगों ने इस बुक में भूस्थल देख लिया है। ठीक है, वायु देख लिया है, अब जल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। ठीक है, ये जल है तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पे कितना जल है, कितना लवड़ी है, कितना अलवड़ी है, कितना पेय योग्य है। ठीक है, और जल में मतलब समुद्र में सुनामी के बारे में जानेंगे, ज्वार भाटा के बारे में जानेंगे। तो तीन चीज़ें हम इसमें इस चैप्टर से जाने पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। ठीक है, दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? आगे देखते हैं। सूर्य के ताप के कारण जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी हम बता देंगे। ठीक है, आप वो नोट कर लीजिए, ये बस पढ़ लीजिए, आप सुन लीजिए। ठीक है, आप एक काम करिए, अपने फ़ोन को इसे लैंड मोड में कर लीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, और थोड़ी वीडियो फास्ट कर लीजिएगा आप लोग। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंड होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में, वृष्टि मतलब बारिश के रूप में, ठीक है, धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, जिस जल प्रक्रम में लगातार अपने जल स्वरूपों में बदलता रहता है, उसे महासागरों का वायुमंडलीय एवं धरातल के बीच में चक्र लगाता रहता है। ठीक है, उसे जल चक्र कहते हैं। मतलब जल चक्रण की परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, जिस प्रकार जल लगातार अपने स्वरूपों को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों, धरतियों के बीच लगातार चक्कर लगाता है, उसे जलप्रपात कहते हैं, मतलब जल चक्रण कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शब्दों शताब्दियों पूर्व मतलब बहुत साल पहले भी, ठीक है, उपस्थित था, वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों की सिंचाई करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी बहता हो। देखिए, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि हमारा जो भूस्थल है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, मतलब हजारों साल बाद हमारा भूस्थल बदलता रहता है। तो जहाँ कहीं आज राजस्थान में रेत है, वहाँ पे पहले कभी बहुत ज़्यादा घना जंगल हुआ करता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हमारी भूस्थल कृतियाँ बदलती रहती हैं। आज जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है, जहाँ पे मैदान हो सकता है, वहाँ पे पठार आ जाए, हो सकता है वहाँ पे पर्वत आ जाए। ठीक, अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी तल सोते एवं हिमनद, महानगरों, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। ठीक है, इनमें से अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला है। ठीक है, तो जो हम नमक खाते हैं वो भी यहीं से मिलता है। ठीक है, ये जल चक्रण एक बार हम देख लेते हैं। जल चक्रण होता क्या है? यहाँ से वाष्पीकरण होकर बादल में जाता है, बादल से फिर वर्षण होता है, वर्षण से फिर बादलों से फिर जमीन पर आता है और वहाँ से समुद्र में जाता है, जिसकी वजह से फिर वाष्पीकरण होता है। ठीक है, इसे जल चक्रण कहते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा मैप है। इसमें एक चीज़ आप लोगों को फैक्ट बता दूँ कि हमारा जो भूस्थल है, ठीक है, ये जुड़ा नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, मतलब सभी एक साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो ये जल है, ये सारी जो समुद्र है, ये सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इनमें गैप नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है शब्द सॉरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। लवणता किसे कहते हैं? ठीक है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। ठीक है, महासागर की औसतम लवण लगभग 35% भाग है। ठीक है, मतलब कि अगर 1000 ग्राम जल है महासागर का, तो उसमें लगभग 350 ग्राम जल होगा। ठीक है, नमक मौजूद होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह 3/4 भागों में जल से ढका हुआ है। ठीक है, यदि धरती पर जल की अपेक्षा जल अधिक है, थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो हम अनेक देशों में जल की कमी क्यों महसूस करते हैं? ठीक, तो आगे देखते हैं। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिकाओं में जल का विवरण देखिए। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जल कितना कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, महासागरों में 97.3% है। ठीक है, बर्फ के रूप में 2% है। ठीक है, भूमिगत जल है 0.68%। ठीक है, झीलों का अलवण जल 0.009% है। ठीक है, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009% है। ठीक है, उसके बाद है
वायुमंडल में जल 0.0019%। तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, वायुमंडल में भी जल उपस्थित होता है, ठीक है, जिसे आर्द्र वायु कहते हैं, ठीक है, जिसमें नमी होती है, उसी की वजह से तो बारिश होता है। और नदियों में, आप लोगों को होता है, नदियों में इतना पानी है, आप लोग आज देख लीजिए नदी में कितना पानी है, 0.0001%, मतलब वायु में भी इससे ज़्यादा हवा, मतलब पानी है, ठीक है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि नदी में इतना पानी है तो समुद्र में, हमारी पृथ्वी में कितना पानी होगा, ठीक है। तो इसमें पीने योग्य कितना है, ठीक है, जो बर्फ़ के रूप में, मतलब जो अलवड़ी है, बर्फ़ के रूप में जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, ठीक है, हमें मिलता है बस भूमिगत जल। झीलों का भी जल हमें, मतलब मिल सकता है, बट वो पीने योग्य नहीं होता। हमें मिलता है बस भूमिगत जल, ठीक है, जो मतलब 100% जल में से 0.6% है, ठीक है। और हम इसको बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो हमें ये चीज़ें बचा के रखनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। इजराइल के मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवण होता है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा ये मृत सागर है, ठीक है। तैराक इसमें प्लव सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं, ठीक है, इसमें ये डूबेंगे नहीं, क्योंकि नमक की अधिकता इसमें सघन बना देती है, ठीक है। आगे देखते हैं। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण का प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है, तो ये कुछ नहीं है वैसा। क्रियाकलाप तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ देखते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, ठीक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हमें बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे आज इतना पेट्रोल महंगा दिख रहा है, कुछ दिन बाद जब जल की कमी होगी तो वही हाल जल का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जल का बहुत सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। महासागरीय परिसंचरण, अब हम देखते हैं महासागरीय परिसंचरण क्या होता है, ठीक है। समुद्री तट पर नंगे पैरों चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, ठीक है। मैं तो चला नहीं हूँ बट होता होगा। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्र पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत, जो स्वराज निकलता है लहरों का, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। अब वो भी तो गंदा हो गया है। ताल एवं झीलों के शांत जल में विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ठीक है। क्यों गतिमान रहता है अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ज्वार और भाटा के कारण यह कभी शांत नहीं रहता, ठीक है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि तरंगे, ज्वार एवं भाटा। अब तरंगे, ज्वार, भाटा क्या होता है आगे हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा ये देख लेते हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जल संरक्षण में की विभिन्नता विधियों से, ये तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि तरंगे क्या होती हैं, ठीक है। थोड़ा ये देख लेते हैं। जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ये तरंग का परिभाषा, मतलब तरंगे कब उत्पन्न होती है ये देख लीजिए, ठीक है। जितना ही तेज पवन बहती है, तरंग भी उतनी ही बड़ी होती है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब तालाब में आप लोग कंकड़ फेंकते हैं तो जो तरंग टाइप का नहीं होता है, उसी को तरंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही सम्मोहक होता है कि कैसे जल तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं, ठीक है। तो ये तरंग की परिभाषा आप अच्छे से जो समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। लहरों को ही तरंग कहते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी लहरें आती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण अत्यधिक विनाश भी होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं, ठीक है। सुनामी किसे कहते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जब तक का सबसे मतलब अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है, ठीक है, सबसे ऊंचा। 150 मीटर समझ लीजिए कितना ऊंचा होगा, ठीक है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं, मतलब बहुत ही तेज। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। ये कोई डाटा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, डाटा पढ़ लीजिएगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी स्टडी ग्रुप से, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे, ठीक है।
ज्वार और भाटा, अब देखेंगे हम ज्वार और भाटा क्या होता है, ठीक है। अभी हम इसमें एक अच्छा सा फैक्ट आप लोगों को बताएंगे। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तथा ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तो आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो आप ज्वार और भाटा समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ज्वार और भाटा के बारे में। एक चीज़ बता दूं, ज्वार और भाटा आता क्यों है, ठीक है। तो ऐसे माना जाता है कि पृथ्वी चंद्रमा की वजह से, ठीक है, चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटा आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी एक चीज़ बहुत अच्छी से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। ये देखिए लघु ज्वार भाटा कब आता है और बृहद ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है, जब सूर्य और चंद्रमा इस स्थिति में हो, ठीक है। और अत्यधिक ज्वार भाटा कब आता है, देखिए जब इस स्थिति में होंगे तो सूर्य का ग्रेविटी और चंद्रमा की ग्रेविटी दोनों अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो सूर्य की भी ग्रेविटी और चंद्रमा की भी ग्रेविटी दोनों इसी साइड खींचेंगे, जिसकी वजह से बड़ा बृहद ज्वार भाटा आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट हो जाता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है, ठीक है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं और इस समय में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा उठते हैं, ठीक है। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, बृहद ज्वार किसे कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ज्वार नौ संचलन में सहायक होता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जल को दो बराबर ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। जब पानी ऊपर चढ़ता है तो जहाज़ें भी ऊपर आ जाती हैं, फिर पानी नीचे चला जाता है तो इससे जहाज़ें तट के बहुत करीब आ जाती हैं, ठीक है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मददगार होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। उच्च ज्वार के मैदान में अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं, ठीक है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाला जल का उतार चढ़ाव उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन भी होता है इससे। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि हाँ, मतलब एक दिन में लगभग 2 बार ज्वार भाटा आता है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिण में, ठीक है, साउथमेंट साउथेमंट में, ठीक है, साउथेमेंट है, उसमें एक दिन में 4 बार ज्वार भाटा आता है। कितनी बार आता है, 4 बार ज्वार भाटा आता है, ठीक है। ये फैक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, इंग्लैंड के दक्षिण में, ठीक है, साउथेमेंट में, साउथेमंट मेंटन साउथेमेंटन में, ठीक है, सॉरी, थोड़ा नाम भी अजीब सा है ना, इसलिए। आगे देखते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में ही महासागर सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं हैं, ठीक है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पे हमने अभी कल बताया था कि सूर्य की किरणें बहुत अधिक अधिक पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ऊष्मा अधिक होता है और ऊष्मा की वजह से ही वहाँ पे जलधाराएं गर्म होती हैं एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। और जो गर्म जलधाराएं हैं वो ठंडी जलधाराओं की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होता है। एक बार मैं समझा दूँ आप लोगों को कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो यहाँ की जो धाराएं हैं, यहाँ का जो जल है ये गर्म होकर इस दिशा में चलता है, ठीक है, और यहाँ का जल इस दिशा में चलता है। यहाँ का जल इस दिशा में चलता है और यहाँ का जल इस दिशा में चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं, ठीक है। तो कौन सी धाराएं शीत शीत धाराएं किसे कहते हैं, लेब्राडोर को, ठीक है।
जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं होती हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, गल्फ स्ट्रीम को गर्म धारा कहते हैं और लेब्राडोर को शीत धाराएं कहते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करती हैं। तो मतलब जहाँ पे ठंडी धाराएं जाएंगी वहाँ पे ठंडा मौसम हो जाएगा, जहाँ पे गर्म धाराएं रहेंगी वहाँ पे गर्म मौसम हो जाएगा। ठीक है, गर्म धाराओं से ही स्थलीय सतह पर तापमान गर्म हो जाता है तथा जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट की ओर कुछ ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा ये देख लेते हैं। ये देखिए गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, उत्तरी विद्युत विषुवतीय धाराएं। तो ये चीज़ आप इसमें देख लीजिएगा, मैं अपने बुक में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चैप्टर ही समाप्त होता है, बट अभी हम कुछ चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहीं कोहरे वाला मौसम बनता है। तो जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं और गर्म और ठंडी धाराएं मिलने की वजह से वहाँ पे कोहरे का मौसम बनता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि कोहरे की वजह से हम सामने देख नहीं पाते कि क्या है ना कि समुद्र में बर्फ़ भी होता है जिसकी वजह से हम सामने देख नहीं पाते। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। अगर जिन लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई डाउट होता है या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और जितने लोग भी अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, न्यू एस्पिरेंट है, उनको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए एनसीईआरटी आप पहली बार में ज़्यादा समझ में नहीं आती। ठीक है, अभी तो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है। तो क्या करना है कि हमें मतलब बेसिकली एकदम 20 अच्छे से एकदम प्रिपेयर करना है, ताकि हम आगे जो रेफरेंस बुक हमारी हमारी हुसैन है या मैं इसको मैं बनने वाला जो भी आपके पास बुक हो ज्योग्राफी की, उसे आप समझ सकें अच्छे से। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता और ना ही इससे मुझे पैसा मिलेगा अभी भी। ठीक है, तो बट इससे आप लोग अगर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे ये पूरी सीरीज़ आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने में। ठीक है, समझाने को। ये मेरा छोटा सा फ़ोन है, अगर मैं जल्द ही लैपटॉप पे पढ़ाने वाला हूँ जिसकी वजह से बड़ी स्क्रीन हो जाएगी और उसमें समझाने में अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं जल्द ही लैपटॉप पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और मैं पूरी सीरीज 6 से लेकर 12 तक की कंप्लीट करूँगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी चारों। ठीक है, अभी मैं ज्योग्राफी का लेके चल रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री का भी स्टार्ट कर दिया है, उसे भी आगे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।